आर्यमन हमारे साथ हैं। आर्यमन से यही बातें जानेंगे कि किस प्रकार से आर्य के मन में वो बातें जागृत हुई जिसकी आज समाज को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आर्यमन जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आर्यमन से अब हम उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे जो इस समाज में एक नए बदलाव की ओर इशारा कर रही हैं। आर्यमन पिछले कुछ समय से, और ख़ास करके जब से कोरोना आया और कोरोना के बाद लॉकडाउन हुआ, वैसी परिस्थितियों में और विषम परिस्थितियों में कोई एक व्यक्ति या एक नौजवान इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोच सकता है, इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। कहानी आर्यवीर की का ये जो कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि आज और ज़्यादा सार्थक होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से, और आर्यमन से हम जो बातें पूछते हैं, आर्यमन से जो बातें आज हम जानेंगे, वो आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन जरूर करें। आर्यमन जी, आपके मन में जो आया खास करके इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? देखिए, ये ऐसे था कि हमने जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो हमने लोगों की मदद करनी शुरू करी। जो हमारा एनजीओ है, ह्यूमन लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू हमने लोगों तक पहुंचना शुरू किया। जैसे जो दिहाड़ीदार बंदे थे, जो रोज़ का कमाते थे, रोज़ का खाते थे, लॉकडाउन की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। जैसे हम जैसे लोग जो है मिडिल क्लास लोग, हम तो आराम से घर बैठ के 2 महीने भी खा सकते हैं, पर जो कमा ही रोज़ रहा है और उसी से उसने खाना है, उसको बहुत दिक्कत आई। तो हमने उनको अनाज, दाल, चावल ये देना शुरू किया, और ये करते करते इतना मेरे अंदर हो गया कि इतनी खुशी मिली ये करके कि ये खुशी आप कहीं बाज़ार से ख़रीद नहीं सकते। कि आप कहिए कि आज जाके मैं बाज़ार से 50 ग्राम खुशी ले आता हूँ, या आज मेरे को संतुष्टि चाहिए तो मैं किलो संतुष्टि ले आता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे को करके इतनी आई, तो मेरे को था कि इसके लिए मेरे को लगातार ये काम करते रहने चाहिए, कोई ना कोई समाज की सेवा के लिए काम करता रहना चाहिए। तो जब मैंने इनको बारीकी से, हमने 1-2 साल ये लगातार किया, तो जब अगले साल दोबारा लॉकडाउन हुआ तो मेरे मन में आया कि ये मदद करना ठीक है, बट ये चीज़ को पूरा जड़ से कैसे ठीक कर सकते हैं, गरीबी को और भुखमरी को कैसे मिटा सकते हैं। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो मेरे मन में आया जवाब, वो यही था कि हम उनको पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी परिवार को, किसी भी वर्ग से, जो बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग भी है, पढ़ाई उसको पूरी दलदल से निकाल सकती है, गरीबी की दलदल से निकाल सकती है, भुखमरी की दलदल से निकाल सकती है। तो तब मेरे मन में विचार आया, और मैंने अपने आसपास के जो एरिया है उनके लोगों से बात करी, देखा कि यहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे घर बन रहे हैं। तो वहाँ पे लोग, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई नेपाल से, कोई अलग अलग जगह से यहाँ पे लोग रहने आए हुए हैं, दिहाड़ी करते हैं, रात को वहीं पे सोते हैं बाहर सड़क पे, और जब घर बन जाता है तो यहीं कहीं आसपास दूसरे किसी नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो बन रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, हाँ जी, वो इन मजदूरों के बच्चे हैं, जो बिल्कुल। कोई बिहार से, उत्तर प्रदेश हाँ, से, कोई यहाँ उत्तर प्रदेश से, कोई दिल्ली से है, वो यहाँ पे आए हुए हैं दिहाड़ी कमाने के लिए, और वो पूरा दिन दिहाड़ी कमा के रात को वही जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे नीचे अपना गद्दा लगा लेते हैं, वहाँ सो जाते हैं। जैसे ही वो घर बन जाता है, बिक जाता है, साथ ही में आसपास जो नया कहीं घर बन रहा है वहाँ पे उनकी एक तरह की चौकीदारी की ड्यूटी लग जाती है। तो ये उन लोगों के बच्चे हैं जो दिहाड़ीदार लोग, मजदूरी करके रोज़ कमाते हैं, उनके माता भी और उनके पिता भी। आर्यमन की बातों से एक महत्वपूर्ण बात निकल कर के आई है कि एक विडंबना है इस देश की कि इतने लंबे अंतराल के साथ स्वतंत्रता का जो हम आनंद भोग रहे हैं, जिसको कहते हैं, और इतने दिन की स्वतंत्रता के बाद भी आज एक बहुत भयंकर समस्या समाज में व्याप्त है, और वो ये है कि जो लोग कई कई मंजिला इमारतें बनाते हैं, उनके सर ढांपने के लिए खुद के पास छत नहीं होती, तो उनके बच्चों को पढ़ाया इसलिए जा रहा है ताकि वो अपने सिर के ऊपर छत ला सकें और अपने मान सम्मान को सुरक्षित रख सकें। आर्यमन जी, मैं इससे आगे पूछता हूँ। हाँ जी, ये बच्चे जो है, उनकी संख्या कितनी रहती है और इनको आप कहाँ पढ़ाते हैं? बिल्कुल। बच्चों की संख्या तकरीबन, जब हमने शुरू किया था तो 4 से 5 बच्चों से शुरू किया था। हमने घर घर जाके जो यहाँ पे मज़दूर हैं उनसे बात करी, उनको बताया कि ऐसे हमारा एक जगह है, वहाँ पे हम ऐसे पढ़ाएंगे रोज़ इनको, साथ में हम खाने को भी देंगे, पौष्टिक खाना देंगे, ताकि इनका हेल्थ भी बनी रहे और दिमाग भी तेज़ हो। उनसे बात करी, और 5 से शुरू करते करते अब हमारे पास तकरीबन 20 से 25 बच्चे आ रहे हैं रोज़। अच्छा, और मेरे को ये जानकर, आपको जानकर खुशी होगी, मेरे को सुनकर, कि पिछले 2 महीने से एक भी छुट्टी किसी बच्चे ने नहीं करी। हमारे जैसे जब होता है कि इतना ज़्यादा उनको पढ़ाई के लिए इतना प्यार है कि क्लास से आधा घंटा पहले पहुंचते हैं, और अगर बाय चांस कभी मेरे को जाना पड़ जाए तो क्लास 10 मिनट पहले छुट्टी करनी पड़े तो वो परेशान होते हैं कि हम 10 मिनट पहले क्यों जा रहे हैं।
बाई चांस उनको जैसे होमवर्क देते हैं, घर के लिए काम देते हैं, तो उनको देना होता है 3 से 4 सब्जेक्ट का, मैथ्स का देना है, हिंदी का देना है, पंजाबी का देना है। उनको कई बार सिर्फ अगर हम मैथ्स का दें कि आज आप सिर्फ ये करके आओ, तो वो कहते हैं नहीं ये काम पूरा नहीं है, हमें ज़्यादा काम चाहिए। तो ये जो उनके मन में, उनकी आंखों में पढ़ाई के इतना ज़्यादा जो उनके अंदर क्या लोग क्यूरियोसिटी है, इतना मन लगता है उनका, ये चीज़ मेरे को साधारण बच्चों में देखने को नहीं मिलती। तो साधारण बच्चों में असाधारण प्रतिभाएं जो है वो छिपी हुई हैं, उन्हीं को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। आर्यमन छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और आर्यमन से पूछेंगे कि क्या उनको इस कार्य में कहीं समस्या भी आई है, या किसी समाज के ताने बाने को टूटते हुआ देख करके किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कही जिससे आपका दिल दुखा हो। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है मिशन आर्यवर्त में। आप देख रहे हैं कहानी आर्यवीर की और हमारे साथ उपस्थित हैं आर्यमन जी अमृतसर से। कब छोटी छोटी घटनाएं ऐतिहासिक रूप ले लेती हैं, इसकी एक छोटी सी कहानी आज हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यमन से हम जान रहे हैं कि वो क्यों छोटे छोटे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया भी कि किस स्तर के बच्चों को उन्होंने जो है अपने यहाँ दाखिल किया और उनको पढ़ाना शुरू किया। आर्यमन जी आपका स्वागत है एक बार फिर। धन्यवाद जी। आर्यमन जी आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपने पढ़ाना भी शुरू किया बच्चों को, कोई आपको लगा कि किसी सामाजिक ताने बाने में कहीं ऊंच नीच का या गरीब अमीर का भेदभाव दिखाई देता है, ऐसी किसी परिस्थिति का आपको सामना करना पड़ा हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि जब मेरे मन में ये विचार आया तो खुद मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे पढ़ाई चलता है, पूरा दिन शेड्यूल फिक्स था। तो मैंने ये सोचा कि हम जो बच्चे हैं इनको कोई आसपास जो हमारे ट्यूशन है वहाँ पे कहीं पे इनको एडमिशन करवा दें और वहाँ पे बच्चों को कहें कि आप अपनी शिक्षा प्राप्त करें, जो भी आपका खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। यहाँ तक कि जो यहाँ पे टीचर थे 2-3, उनसे हमने पैसों की भी बात कर ली कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हम हर एक बच्चे की जो है फ़ीस उठाने को तैयार हैं, बस आप उनको बेसिक जो एजुकेशन है वो दीजिए, ताकि उनको कहीं बाहर जाकर ऐसा महसूस ना हो कि वो अनपढ़ हैं। तो जब हमने 2 से 4 लोगों से अलग अलग बात करी तो मान लिया उन्होंने। और जब उनको पहले दिन मैं खुद उनको साथ लेकर गया ट्यूशन पे, तो 1-2 दिन के बाद ही मुझे उनकी तरफ से सुनेहा आ गया, उनकी तरफ से आ गया जवाब आ गया कि हम इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब इसके पीछे मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या था या क्या नहीं था, बट बच्चों को देखने के बाद एकदम से भाव बदलना कि ये मज़दूरों के बच्चे हैं या इनको हम अपनी ट्यूशन में सामान्य बच्चों के साथ जिनसे फ़ीस लेते हैं उनके साथ इनको कैसे बिठाएं, कैसे पढ़ाएं, या जो भी उनके मन में विचार रहा होगा, ये देखकर बहुत ही मुझे दुख पहुंचा। और एक और कठिनाई आई कि सारे के सारे जो बच्चे थे वो कोई एक जगह से नहीं थे। जैसे कि कई घरों में जो यहाँ पे मजदूरों के बच्चे थे वो बिहार से थे, प्रॉपर वहाँ के बिहारी लोग थे। कई यहाँ पे बच्चे थे 2-4 वो नेपाल से भी थे, छोटे बच्चे थे। उम्र का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क था, कोई 10 साल का था तो कोई 3 साल का बच्चा भी था हमारे पास यहाँ पे। और कई बच्चे ऐसे थे कि जो हैं अमृतसर के ही, पंजाब के लोग हैं, बट बहुत ही बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ाई का एजुकेशन नहीं है, या स्कूल नहीं जाते, लॉकडाउन की वजह से वैसे ही 1.5 साल कोई स्कूल नहीं गए। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की तकलीफें आ रही थी। एक तो उम्र का बहुत फ़र्क था, कोई 3 साल का बच्चा है तो कोई 12 साल का बच्चा है, किसी को कुछ पता है और किसी को कुछ पता है। कोई भी हम ये नहीं कर सकते थे कि एक ही क्लास से शुरू करें, एक सिलेबस से नहीं कर सकते। दूसरी बात, बच्चे छोटे थे तो हमें कभी ना कभी कम से कम 2-3 बंदे ज़रूरत में रहते थे जो उनके साथ खड़े रहें, उनका ध्यान रखें, देखभाल करें, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं। और तीसरा ये था कि आपस में कल्चरली डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, कोई कहीं से, तो आपस में उनका बहुत, क्या कहते हैं आप कह लो कि कॉम्बिनेशन कम बैठता था। तो वो भी दिक्कतें आई, और वो करते करते हमने मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा कि हम करेंगे तो इसको अब करेंगे। अब पढ़ाई का ले लिया है तो बच्चों को अगर हमने एक बार पढ़ा लिखा लिया तो उसके बाद वो अपनी पूरे के पूरे परिवार को दलदल से निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आर्यमन जी ने जो बात कही, खास करके जब एक टीचर ने मना कर दिया, और वो शायद इसलिए किया होगा, आजकल जो हाई क्लास फैमिलीज़ हैं वो फिर पसंद भी नहीं करते कि उनके बच्चों के साथ कोई जो है लोअर क्लास फैमिली का बच्चा पढ़े। ये भी समाज की जड़ताएं हैं और शिक्षा से ही ये सारी चीज़ें टूटेंगी भी। आर्यमन जी, मैं ये भी सुनने में आया है कि जब आपने लॉकडाउन देखा और गरीबों को देखा, जब आप खाना बांटने के लिए गए तो आपने अपने पापा के पास 1 महीने नौकरी की। हाँ जी। वो क्या किस्सा है? बेसिकली क्या था कि जब ये लॉकडाउन हुआ ना, तो हर तरफ हम न्यूज़ देख रहे थे कि दिहाड़ीदार लोग दिल्ली से चल कर जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो चल कर जा रही हैं, बच्चे गोदी में पकड़े हुए हैं। तो वो देख के बहुत ही, कह लीजिए आप, बहुत ही बुरा दृश्य था सारा, और देख के बहुत चोट पहुंची कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, क्यों नहीं उनकी मदद कर रही।
तो तब मेरे मन में आया कि तब मेरे पिताजी माताजी सब ने कहा कि हम सरकारों को नहीं ज़्यादा कह सकते, हम अगर करना चाहते हैं तो हम खुद से बदलाव लाएं। तो वो तब से मेरे मन में ये बात है कि अगर आप कुछ भी चीज़ आपको लग रही है कि आप इसमें बदलाव चाहते हैं, आप किसी को ना कहें, किसी को भी ना कहें, आप खुद में बदलाव लाएं, लोग अपने आप देख के आपको बदलेंगे। मैं कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो अपने अंदर बदलाव लाएं। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, तभी लोग आपको अच्छा मानेंगे। फिर ये आर्यमन जी कह रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए दोबारा से रुक रहे हैं, और आर्यमन से अब आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, कितने विद्यार्थी टोटल उनके पास पढ़ते हैं, और उनकी क्या विद्यार्थियों की दिनचर्या रहती है, क्या उनको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ये पूछेंगे। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। एक बार फिर स्वागत है साथियों आपका मिशन आर्यवर्त में, और हमारे साथ हैं आर्यमन जो एक विशेष काम कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां, उनकी परेशानियां और वो आगे क्या करना चाहते हैं, इसी बारे में उनसे बात करें। आर्यमन जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आर्यमन जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप बच्चों को क्या तो पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ क्या उनके भोजन की, आवास की, इसकी क्या व्यवस्था रहती है, ये भी थोड़ा बिल्कुल। हमने पहले जब बच्चे आए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था, कोई 3 साल का था, कोई 12 साल का था। तो हमने पहले तो धीरे धीरे उनको पहले बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करी, जिसमें हमने बेसिक इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हो गए, हिंदी के अल्फ़ाबेट हो गए, और बेसिक उनको लैंग्वेजेस पहले सिखाई, क्योंकि जब तक उनको अल्फ़ाबेट नहीं आते तब तक वो कोई भी जो है सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आजकल के युग में। तो उनको हमने धीरे धीरे पहले उनका शेड्यूल बनाया, टाइम टेबल बनाया, और उनको क्लास के वाइज डिवाइड किया। अब उसमें सबसे बड़ी कठिनाई ये भी थी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो आज तक कभी स्कूल गए ही नहीं हैं, आज तक कभी नहीं गए हैं, और उनकी उम्र 10 हो गई है, किसी की 12 हो गई, कभी स्कूल देखा नहीं है। और जो बच्चे कुछ स्कूल गए भी हैं तो उन्होंने जितना पढ़ा है वो ना मात्र ही है, उसमें ज़्यादा उन्होंने वहाँ से पाया नहीं है स्कूल से। तो ये देखकर एक तो आश्चर्य हो रहा था, बट ये संकल्प ले लिया था कि अब कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ इनको पढ़ा कर ही हम सांस लेंगे। हाँ, तो हमने उनको पढ़ाना शुरू किया। पहले हमने मैथ्स, गणित सब्जेक्ट से शुरू किया हमें उन्होंने पढ़ाना, और आपको मैं बता खुशी होगा कि तकरीबन 75 दिन हो गए हैं रोज़ क्लास चलते हुए। और जब वो पहले दिन आए थे उनको हमने गिनती कराई थी, और आज जो है वो भाग के और मल्टीप्लाई के सम खुद कर लेते हैं, बड़े बड़े सम कर लेते हैं। और ये देख के मेरे को आश्चर्य होता है कि उनको एक बार समझाओ, उनको नहीं समझ लगता, 2 बार पूछेंगे, मतलब पूछ पूछ के आपका सिर खा जाएंगे, बट उन्होंने बिना समझे घर नहीं जाना। इतना उनके अंदर जिज्ञासा, इतना कि हम अगर पढ़ने आए हैं तो हमने 1.5 घंटा में ये चीज़ समझ कर जानी है, अगर ना समझ लगी तो हमने घर नहीं जाना। इतना वो तो मतलब पढ़ाई के प्रति कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये देख के मैं हैरान हुआ कि मैं अपना ले लीजिए, यहाँ हमारे जैसे जो साधारण लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, इनका डू और डाई सिचुएशन नहीं आती जो इन बच्चों में होता है कि यहाँ पढ़ो या मरो। मतलब कि इनका ऐसा होता है कि अभी यहाँ जी लेंगे या मर लेंगे। तो वो डू और डाई सिचुएशन की वजह से इतना ज़्यादा इनके अंदर जिज्ञासा रहती है हर चीज़ को करने की, पढ़ाई करने की। अगर मान लीजिए किसी दिन मैं थका हुआ हूँ या कोई टीचर है कि हमने होमवर्क नहीं दिया कि बच्चे कल आना, वो होमवर्क लिए बिना जाएंगे नहीं, कि हमने घर जाकर काम करना है, जो आपने आज काम कराया ये करवाओ। फिर उसके बाद अगर आपका उनका काम अच्छा हुआ है, उनको स्टार मिलता है, चॉकलेट मिलती है, टॉफ़ी मिलती है, वो उनको एक जो उंगली पे स्टार बनाने से इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि हमने आज जैसे मान लो बहुत एक अचीवमेंट पा ली हो कि हमने ये चीज़ समझी और हमें टीचर ने शाबाशी दी। तो इसके साथ उनके जैसे कि आपने बताया कि वो गरीब बच्चे हैं, हाँ जी, और परिवारों में बहुत कम सुविधाएं रहती हैं, तो ऐसे में उनके भोजन की और आवास की क्या व्यवस्था? ये मेरे शुरू से मन में था कि पहली बात तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ाने के लिए हमने बुलाया, 2-4 हफ्ते उनको सिर्फ पढ़ाया। उसके बाद मेरे मन में आया कि ये बच्चे घर में भी, जब मैंने 1-2 के घर गया, 1-2 के घर ऐसे मिलने गया, तो उनके घर में मैंने किया कि ना उनके पास अनाज चावल ऐसी चीज़ें बहुत कम, और जैसे दूध जो है उनके घर में, जैसे हमारे घर में पतीला भर के पड़ा रहता है पूरा दिन, उनके घर में होता है कि शाम को आएगा आधा 1 गिलास, और वो शाम को ही छोटा जो बच्चा है उसको पिला के वो ख़त्म कर देंगे। ये देख के मेरे को इतना दुख पहुंचा कि हम कैसे इनको योगदान कर सके कि इनका मानसिक हम पढ़ा तो रहे हैं, शारीरिक उन्नति कैसे हो। तो उसमें मेरे मन में आया कि हम इनको कुछ समय बाद, क्लास के ख़त्म होने के बाद, हम कुछ ना कुछ इनको भोजन खिलाया जाए, किसी ना किसी तरीके से इनके अंदर पौष्टिक चीज़ें जाएं, ताकि मानसिक और आत्मिक और सामाजिक सारों तरह की उन्नति हो, शारीरिक भी उन्नति हो। तो हमने इनको खाना खिलाना शुरू किया, जैसे दलिया हो गया, चावल हो गए, दाल हो गया, और क्या कहते हैं सब्जी हो गई, कोई भिंडी की सब्जी, मतलब हर तरह की चीज़ें, साथ में सलाद हो गया। ये चीज़ें हमने प्रॉपर, मैं गया बाज़ार जाके, मैं इकट्ठी जो होती हैं गुरुद्वारे वाली लंगर वाली थालियाँ, वो इन सब के लिए ले आए, और इनको हमने कहा कि जितना हो सके, जब हो सके घर में जो बना है इनको ज़रूर एक बार दिन में पौष्टिक खाना इनके अंदर ज़रूर जाया करें। वैसे करके हमने शुरू किया। और फिर बच्चों को कहा जो हमारे पास पढ़ाने आते थे कि अब आपका कोई जन्मदिन है या कोई खुशी का दिन है,
तो अगर आप बाज़ार होटल में जाके इतना खर्च रहे हैं तो क्यों ना इन बच्चों के साथ भी कुछ टाइम बिताएं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पहले ही हफ्ते में 4 बंदे तैयार हो गए कि हमारा इस हफ्ते जन्मदिन आ रहा है, हमने बच्चों के साथ मनाना है। और सारे, कोई केक ला रहा है, कोई समोसा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है बच्चों के लिए, कोई पनीर के पकौड़े ला रहा है, कोई जलेबी ला रहा है। हर एक तरह से लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग, मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ, बहुत बहुत अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आपको एक बस कह लो शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद इतने ज़्यादा अच्छे लोग जो होते हैं, जिनके मन में होता है कुछ अच्छा करना है, वो साथ जुड़ते जाते हैं और काम बढ़ता रहता है आगे। तो भोजन ऐसा तो नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ भोजन के लिए नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, जैसा कि हमने पहले 2-3 हफ्ते बिल्कुल भी हमारे मन में आया ही नहीं कि हमने भोजन का कुछ करना है। बट जब मैं 2-3 के घर गया और मेरे खुद में मन में आया कि इनको एक पौष्टिक भोजन दिन का ज़रूर जाना चाहिए, तब मैंने देना शुरू किया। तो ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनके चेहरे पर खुशी 2 गुना हो गई। पर ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ भोजन के लिए आ रहे हैं। अगर भोजन के लिए नहीं भी आ रहे तो उनका इतना पढ़ाई की तरफ है कि ये मैं आजकल किसी साधारण बच्चे में नहीं देखता। आजकल के साधारण बच्चे जाते हैं कि हमें घर वाले भेज रहे हैं ज़बरदस्ती, ये बच्चे आ रहे हैं कि हमने जाना है, हमें इसके बिना रह नहीं सकते। इनके लिए ऑक्सीजन हो गई है ये। आर्यमन जी, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, ये बच्चों की बात थी, मैं बड़ों की बात पूछ रहा हूँ। आप परिवार में बच्चों को लेकर के आते हैं और जब आप बता रहे हैं कि 20-22 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो अब जब घर पे वो आपके पढ़ने के लिए आते हैं तो डिस्टर्बेंस भी खूब रहता है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपका पिताजी का जो है हॉस्पिटल चलता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि परिवार के लोग कहते हो कि आर्यमन ये आपने क्या कर दिया, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब कर दिया, ऐसा कुछ? इस मामले में है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्लासें हैं, ये जो बच्चों की क्लास है, घर में हमारे इतनी जगह नहीं है, मतलब खुले में। तो ये हम क्लासें, जो पिताजी का ऑफिस है यहाँ पे पास में, उनका नीचे हॉस्पिटल है, नीचे पेशेंट आते हैं पूरा दिन, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमने उनसे एक कमरा है, उसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही, शोर तो बहुत आता है क्योंकि 20 से 22 बच्चे हैं, ऊपर से उसमें कोई 3 साल का है, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का है। तो उनको आप ज़्यादा कह भी नहीं सकते क्योंकि उनकी उम्र ही है ये करने की, शोर करने की, ऊंची बोलने की, सब कुछ। शोर बहुत आता है, बट ये मैं आप कह लो ईश्वर का आशीर्वाद है कि घर से मेरे को उन्होंने कभी मना नहीं बोली और पूरा आशीर्वाद दिया। मेरे को खुद पता है कि नीचे कई बार मैं चला जाऊं तो पेशेंट बैठे होते हैं, उधर से ऊपर बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, शोर आ रहा होता है, कोई लड़ रहा होता है, कोई बात कर रहा होता है, शोर बहुत आता है। बट माताजी का, पिताजी का बहुत ज़्यादा इसमें साथ है। एक भी किसी भी क्षण उन्होंने ये नहीं कहा, बट कि उन्होंने आशीर्वाद ही दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको कैसे बेटर कर सके, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सके, क्या सिखा सके। तो उसके चलते हमने कहा कि हम इनको सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें ना सिखाएं, गणित है, साइंस है, ये समझ लेंगे। इनको हमने साथ साथ ऐसी चीज़ें, मॉरल वैल्यूज़ जो है, संस्कार देने शुरू किए, जो कि किसी स्कूल में आजकल ज़्यादा नहीं लोग देते, उनको नहीं देते कि इसकी वैल्यू नहीं है। संस्कार देने शुरू किए हमने, मॉरल वैल्यूज़ दी कि चोरी के लिए ऊपर हमने इनको चोरी नहीं करनी। अब अगर आप ऐसे बच्चे को अगर चोरी नहीं करनी तो क्या पता वो कर ले, क्योंकि उनकी स्थितियाँ ऐसी हैं, परिस्थिति ऐसी है। हमने उनको कहानियाँ सुनाई कि ऐसे चोरी करने से क्या होता है, क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों किसी के पैसे नहीं रखने चाहिए, क्यों ऐसे बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी से खाना चाहिए। उनको हमने ये सिखाया कि आप चाहे दिन का 50 कमाओ, बट ईमानदारी से कमाया होने चाहिए। ऐसी चीज़ें सिखाने से बच्चों को हम पढ़ा तो नहीं है, साथ ही साथ उनका कह लीजिए आप मानसिक उन्नति हो रही है, उनको एक तरह का अंदर का स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं अंदर से कि हमने ऐसी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं करनी। आर्यमन, इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं, तो हर व्यक्ति अपने कैरियर के बारे में सोचता है। तो कहीं आपको कई बार अकेले बैठ करके ये तो नहीं लगता कि कहीं मेरे कैरियर पे डेंट आएगा, मैं इतना 2 घंटे टाइम इन बच्चों के लिए दे रहा हूँ, 3 घंटे टाइम दे रहा हूँ, दिन में भी सोचते होंगे करना है? तो ऐसा ये देखिए, सोचने वाला तो बहुत चलता रहता है। मेरे तकरीबन बहुत सारे लोगों की टीम है जो, जिसको हम कहते हैं HLCO फैमिली, वो पूरा दिन मतलब इसके ऊपर डिस्कशन, प्लानिंग चलती रहती है, ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। तो इसमें बात ये आती है कि जब हम इनमें प्लानिंग करते हैं ना, और जब उनकी बच्चों की शक्लें देखते हैं, जब वो शाम को पढ़ने आते हैं या जाने वक्त जाते हैं, तो इतना ज़्यादा सुकून मिल जाता है, इतनी खुशी मिल जाती है कि मन में आता है कि सबसे पहले ये काम आ गया हुआ है कि अब ये इनका कुछ भला करके ही जाना है। मतलब कि वो मन में एक तरह का प्रायोरिटी बन चुकी हुई है। वो बात अलग है कि हमने पढ़ाई को भी ध्यान देते हैं, टाइम देते हैं, बट साथ ही साथ बहुत अच्छे लोग भी जुड़ चुके हैं जो अपना भी टाइम निकाल कर आते हैं, मेरा भी टाइम जाता है, इकट्ठे कह लो आप, ग्रुप वर्क, टीम वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छे कार्य व्यक्ति को अच्छा इंसान बना देते हैं, और आर्यमन एक अच्छे व्यक्ति तो हैं ही, उनके अंदर एक अच्छे व्यक्ति के सारे गुण हैं। फिर भी हम आर्यमन से ये पूछना चाहेंगे, आर्यमन जी, आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी ज़िंदगी का आपका एम क्या है खुद का? देखिए, इसमें मैं एक बहुत फिलोसफिकल आंसर बोलूँगा, बट ये सच्ची में मेरे मन से है कि मैं सबसे पहले एक बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। जो भी प्रोफेशन है, बिज़नेस है, वो सेकेंडरी नंबर पे है। अगर एक अच्छा इंसान नहीं है तो बंदा कुछ नहीं है। समाज में खड़ा हूँ, एक तो सामाजिक जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ, जितना भी देर में जीऊँ, वो मेरे मन में सबसे पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है कि माता पिता जो है उनको हमेशा जितना ज़्यादा से ज़्यादा गर्व हो सके आप पे होना चाहिए।
तो एक अच्छा इंसान बनूं, और मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा खुश रहूं, ठीक है ना। जो आजकल के समय में थोड़ा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, बहुत लोगों ने कॉम्प्लेक्स कर लिया ज़िंदगी की, ऐसे नहीं है, छोटी सी कोई समस्या आती है तो साथ ही में नाराज़ हो जाते हैं। या आजकल तो छोटे छोटे बच्चों ने, मतलब 20-25 साल के बच्चों ने ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया है। छोटा सा कुछ, मान लो उन्होंने कुछ चाया, वो नहीं मिला तो चलो जी पैग लगा लेते हैं। तो इतना जल्दी अपने आप को, आप कह लो, जो गिरने ना दीजिए, अपने में थोड़ा बल रखिए, थोड़ा विश्वास रखिए, और जो आप चाहेंगे वो अचीव कर सकेंगे। वैसे मैंने सोचा है कि मैं फाइनेंस के रिलेटेड अभी डिग्री कर रहा हूँ, बैचलर इन फाइनेंस स्टडीज़, तो फाइनेंस के रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ उसमें प्रोफेशन अभी अडॉप्ट करेंगे। चलो, आपके बच्चों को आप क्या बनाना चाहते हैं, आपके जो विद्यार्थी हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि बच्चों को अगर मैं ना पढ़ाता तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट, आप कह लीजिए, मजदूर बन चुके थे। बिल्कुल। आप इनके ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ करती है कि आप इनके घर जाएंगे ना, इनके घर में प्रथा चलती है कि मान लीजिए बच्चा, ये इनके यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, बच्चा किया इन्होंने 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, जैसे ही वो 14-15 साल का होता है, मान लीजिए 4-5 फुट का होता है, वैसे ही जो इनके माता पिता होते हैं, जिनके घर में खाने की कमी है, जो दिन भर दिन का कमा रहे हैं, उनके मन में एक ही विचार आता है, वो ज़्यादा दूर का नहीं सोचते, एक ही विचार आता है कि ये भी अगर दिहाड़ी पे लग गया तो 2-250 ये भी कमाएगा। और हमारे, उनकी बात भी ठीक है कि उनके घर में अनाज नहीं है, खाना नहीं है, उनको भी है कि अगर बच्चा को खिलाना है तो बच्चे से कुछ ना कुछ कमाना है। तो वो क्या करते हैं, 14-15 साल क्या ही उम्र होती है बच्चे की, 14-15 साल में अगर वो बच्चा मजदूरी लग गया तो अब वो सारी उम्र उस दलदल में है। अब मजदूरी में अगर लग गया तो ये नहीं होगा कि मजदूरी से उठ के वो यूपीएससी का एग्जाम दे दे, वो मजदूरी में ही रहेगा सारी उम्र, वहीं पे उसके बीवी बच्चे होंगे, वहीं पे वो अपना अगला का जीवन काटेगा। स्तर पर आपका ये है कि वो मजदूरी ना करे, वहाँ से हाँ, ऊपर उठे। ये स्वामी जी कह सकते हैं कि एक दलदल है। दलदल ऐसे है कि जब एक बच्चे को उसने भर्ती किया, उसने अपना परिवार वहीं पे रखा, वहीं पे मजदूरी करी, वहीं पे उसकी बीवी ने भी मजदूरी करी, वहीं उसके बच्चे पले, कोई घर नहीं है, कोई कुछ ठिकाना नहीं है। आगे से आगे उसी हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और चलता रहेगा, और ये हमें तोड़ना है। और ये शिक्षा से टूट सकता है। हाँ, और इसका कोई नहीं है, आप बच्चों को, इनके माता पिता को अनाज दे दीजिए, चावल दे दीजिए, ये खा लेंगे, बट ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इनको दलदल से पूरे परिवार को, पूरा आप कह लो वर्ग को बाहर निकाल सकती है पूरे तो वो जब इनको हमने पढ़ने का मौका दिया, तो अब बच्चों से हमने, अभी आपने जैसा पूछा क्या बनना चाहते हैं, तो हमने बच्चों से पूछा, तो कोई बच्चा कहता है कि फ़ौजी बनना चाहता हूँ, मेरे को देख के बड़ा खुश हुआ, कहता है मैं फ़ौजी बनूंगा। कोई कहता है, जो एक हमारे पास लड़की आती है रीना, वो कहती है मैं टीचर बनना चाहती हूँ, एक कहती है मैं प्रिंसिपल बनना चाहती हूँ, एक कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। एक हमारे पास छोटी बच्ची अभी होगी तकरीबन 4 साल की, संगीता, तो वो, उसको भी छोटा छोटा सिखा रहे हैं हम धीरे धीरे, वो कहती है मैं पुलिस अफसर बनना चाहती हूँ। तो उनके मन में शुरू से सपने ज़रूर हैं, बस वो ये है कि ये मजदूरी की दलदल में, गरीबी की दलदल में वो रह जाते हैं, और सपनों को पूरा करने का काम हम आगे किसी तरह करना चाहते हैं कि किसी हद तक हम इनको, जो इन्होंने अपने मन में ठाना है, फौजी हो गया, प्रिंसिपल हो गया, किसी हद तक इनको पहुंचा दें वहां तक। छोटे और इन प्यारे से मनों में उठने वाले स्वप्न, उनके दिल और दिमाग के द्वारा संजोए गए इन स्वप्न को शिक्षा के माध्यम से साकार करने का आर्यमन जी का प्रयास कितना सार्थक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हमारी पूरी टीम की ओर से आर्यमन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं 2-4 जनों का धन्यवाद करना चाहूँगा प्लीज़। सबसे पहले तो जी, जो भी ये जितना भी मिशन हुआ, ये बहुत चंद लोगों की मदद से शुरू हुआ और उसके बाद बहुत अब हमारा बड़ा सर्कल बन गया है। उनमें से जो मेन जो मेरे बंदे हैं, जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, कोई भी हाल हो, जब मान लीजिए जब हमारा पहला दिन क्लास थी, जब हम एक दिन पहले बच्चों को कहने गए कि आप अपने कल देना, सबका नंबर लिखवा के आए, सब ने हाँ कर दी, कोई किधर बैठे, कोई अपने घर में, कोई किधर, उन्होंने कहा ठीक है भेज देंगे, 4:30 भेज देंगे। तो 4:30 हम 3 से 4 जने यहाँ पे तैयार थे कि बच्चे आ रहे हैं, हम दरियाँ लगा के खाना बनाया हुआ है कि बच्चों को खाना खिलाना है, पढ़ाना है। 4:35 हो गए, 5 बज गए, कोई बच्चा नहीं आया, और हमें देख के हो कि ये तो ठीक नहीं रहा, अब नहीं बनेगी बात। 5:15 पे इकट्ठे 10 बच्चे लाइन में आ रहे हैं, और वो देख के जो खुशी हुई उस टाइम पे भी, जब वो बच्चे नहीं आए थे 15 मिनट पहले, तो भी जो माता पिता थे और जो मेरी बहन थी वो हमेशा साथ खड़े थे। कोई बात नहीं, आज नहीं आए तो कुछ ना कुछ बदलाव आप ला कर रहेंगे, मन में ठान लिया तो ला कर रहेंगे। तो माता पिता हो गए, बहन हो गई, मेरी बड़ी बहन हमेशा हेल्प करने के लिए, उसके बाद नाना नानी हो गए और दादी हो गई, ये हमेशा हर मोड़ पे इनका जो है कह लो आशीर्वाद जो था वो परछाई की तरह होता था। शिंगारी दादू हो गए हर टाइम पे। और उसके बाद जैसे जैसे हमने मैसेज फैलाया, पहले मेरे को लगा था कि नहीं ज़्यादा देर तक चलेगा, बट जैसे मैसेज फैलाया, हमारे आसपास ही इतने अच्छे लोग जुड़ जाते हैं
जितने भी हमारे कह लो रिश्तेदार अच्छे जुड़ जाते हैं, जितने अच्छे दोस्त जुड़ जाते हैं, जो मेरे कुछ सहपाठी थे इकट्ठे पढ़ते थे, उनके मन में है कि हमने जुड़ना है। सारे अपना टाइम निकाल के बहुत व्यस्त हैं सारे, किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई स्कूल है, कुछ है। तो ऐसे ही जितने भी मेरे साथ अच्छे सज्जन जुड़े हुए हैं जो अपना समय निकाल कर पढ़ाने आते हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सिर्फ उन्हीं की वजह से है और बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही है कि हमारा जो मिशन है ये इतनी देर तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये कार्य कभी भी आर्थिक दबाव की वजह से या सामाजिक दबाव की वजह से रुकते नहीं हैं। हमेशा उसमें व्यक्तियों का आर्थिक सहयोग मिलता भी है और सामाजिक लोगों का उसके साथ जुड़ाव बनता भी चला जाता है। आर्यमन जी का ये प्रयास है, निश्चित रूप से सार्थक हो। परमात्मा इनको शक्ति, साहस और सामर्थ्य प्रदान करें ताकि समाज के इस छोटे से बदलाव के माध्यम से पूरे देश की दिशा बदलने का काम हो सके। जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। आर्यमन जी, आप हमारे कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद जी। तो जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और साथी भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर के अपनी प्रेरणा खुद बन सकें। धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते।